Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, एज्यूम जब कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एज्यूम किया जाता है कि जो भी बायर प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है उसे इस चीज का नॉलेज होगा, अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट करवाया गया है तो वो उसको पता है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर कोई चार्ज या मॉर्टगेज क्रिएट नहीं करवाया गया, ठीक है, तो फिर ये तो जाहिर है उसको उसका नुकसान भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी फ्री है। वो अगर वो परचेज कर लेता है तो किसी किस्म का उससे नुकसान नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। नहीं, ये डिबेंचर पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा। वो कह रहा है डिबेंचर इशू करने हैं तो इसके अगेंस्ट में जो चीज भी सिक्योरिटी के तौर पे रखवाएंगे आप, उस पे चार्ज क्रिएट होने की बात हो रही है। वरना डिबेंचर तो बेसिकली लाइबिलिटी है कंपनी की, लाइबिलिटी पे चार्ज थोड़ी क्रिएट होता है। चार्ज या मॉर्टगेज जो है वो तो एसेट्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर आप उसकी वर्डिंग पढ़े तो कह रहा है फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, ऑन डिबेंचर नहीं कह रहा, कह रहा डिबेंचर इशू करने के लिए, ठीक है। आप जो भी आपके पास एसेट सिक्योरिटी के तौर पे आपने उस डिबेंचर की रीपेमेंट की सिक्योरिटी के तौर पे करवाए, चार्ज क्रिएट करवाया, वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो डिबेंचर के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, डिबेंचर इशू करने के लिए जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसके रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। नहीं, उसके लिए नहीं मेरे भाई, मैंने डिबेंचर इशू करने हैं, मैंने भाई को डिबेंचर इशू करना है, फर्ज कीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, ठीक है। ये भाई कहेंगे सर सिक्योरिटी के तौर पे क्या है, सिक्योरिटी मांगेंगे कि नहीं, वो जो भी सिक्योरिटी के तौर पर होगा उसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है जी। और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन जी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, हाँ तो बिल्कुल, तो इसीलिए बैंक को इंश्योर करना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन हो गई हो, ठीक है जी। अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती, क्या बैंक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो ऐसे थोड़ी होगा। असल में चार्ज रजिस्टर कराना तो एक फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा भी और बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो करनी होती है। नॉर्मली बैंक भी ये नहीं करता कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसी दिन अकाउंट में पैसे डाल दिए, ठीक है। वो भी कुछ अपना जो डिस्बर्समेंट करनी है उसके लिए टाइम लेगा, तो बैंक अपने आप को याद रखे, सिक्योर रख के चलता है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ आ गया हमें। अच्छा, ये एंड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने पढ़ा? कह रहा है पेज 205 पे, कह रहा है एक्सपेंशन लिमिटेड ईएल, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन क्वेटा हैज एक्वायर्ड ए होटल इन ईरान। ईरान में होटल एक्वायर कर लिया उन्होंने। ऑन 1 मार्च 2007 ईएल ऑब्टेन्ड ए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एबीसी बैंक लिमिटेड सिचुएटेड इन चमन बाय क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी इन ईरान। ईएल ने लोन लिया एबीसी बैंक से जो कि बैंक चमन में है, लेकिन चार्ज किसके ऊपर क्रिएट करवाया? ईरान में प्रॉपर्टी, फॉरेन कंट्री वाली बात आ गई। कह रहे अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अबव चार्ज। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या सिर्फ फॉरेन कंट्री वाली जो एंड पे हमने बात पढ़ी थी वो डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे? कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि 30 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स, प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स और इंस्ट्रूमेंट यानी जो लोन एग्रीमेंट है उसकी वेरीफाइड कॉपी सबमिट करवानी है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। हाँ, फॉरेन प्रॉपर्टी है तो अब एडिशनल भी एक काम करना पड़ेगा। एडिशनल काम क्या करना पड़ेगा? उस फॉरेन कंट्री में भी जो भी उसके लॉज एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये एडिशनल, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया 8, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें।
क्वेश्चन नहीं, रिलेट करने की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि बेसिकली वो हमसे प्रोसीजर पूछ रहा है और प्रोसीजर जो है वो सिमिलर होता है। हाँ, आप थोड़ा इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं अगर, तो इसमें फॉरेन कंट्री, अदर कंट्री के बजाय वर्ड ईरान यूज करते रहे। लेकिन अगर आप ईरान का वर्ड यूज नहीं भी करते, क्वेश्चन की आपकी वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लीगल प्रोविजन सही बता रहे हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर यही है कि वो जो फैक्ट्स उसने क्वेश्चन में दिए हैं वो अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें, वो वर्ड यूज कर लें। जी, और की क्वेश्चन 1 by 1। क्वेश्चन 7 कह रहे हैं आप। कह रहा है लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ चार्जेस which a company is mandatorily required to get registered with the registrar under the Companies Act 2017. Also state the effect of non-registration of a charge created in favor of a company. ठीक है, ये तो सिंपल है, उस चार्ज बताने हैं उसको। 6 टाइप्स, कोई से 6 ऊपर जो 8 टाइप्स हैं, कोई से 6 चार्ज बता दीजिए। इसके बाद कह रहा है also state the effect of non-registration of charge। ये जो जी इसमें कितना लिखना है, जितना भी इफेक्ट उसने बताया हुआ है सारा लिख दे। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन किधर लिखा, कॉन्सिक्वेंसेस 2 लाइनें हैं सारी, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जहन में क्या बात आ रही है? 1 मिनट हरी जी, 1 नंबर है तो यस या नो? यस नो तो इधर होता ही नहीं है, वो तो इफेक्ट में क्या लिखेंगे, यस इफेक्ट या नो इफेक्ट? यस इफेक्ट या नो इफेक्ट नहीं, ठीक है। ये इसमें 6 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन लिख देंगे और फिर उसका इफेक्ट लिख देंगे। अच्छा, आपके जहन में मार्किंग स्कीम नॉर्मली ये आती है कि 1 पॉइंट लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा। याद रखिए ऐसा लाजमी नहीं है, इसलिए बेहतर है जब आप खुद से एग्जाम में मार्किंग कर रहे हो तो बेहतर है टू बी ऑन सेफ साइड, 1 लाइन या 1 पॉइंट का आधा मार्क जो है वो एलोकेट किया करें, ये बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ये ना हो आप 1 पॉइंट का 1 मार्क के साथ एलोकेशन के लिहाज से क्वेश्चन कर रहे हैं और बाद में पता चला मार्किंग स्कीम आई उसमें 1 पॉइंट के लिए उसने हाफ मार्क एलोकेट किया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब खुद से मार्किंग करनी है तो बेहतर है कि 1 पॉइंट का हाफ जो है वो मार्क एलोकेट करें। भैया इसी का कर दिया करिए, यार कल भी यही मसला था, आज भी यही मसला है, तो पीछे भी करे, गर्मी होती है, प्रॉब्लम होती है। ये उन कर दिया आपने, हाँ किसी दरखास्त करे ना, उन्हें कहे कि रोज आके कर दिया करे, अब रोज थोड़ी कलपना पड़ेगा हमें। जी जी मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए नेक्स्ट आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। सिर्फ 2 कंसेप्ट्स रह गए हैं हमारे जो कि हमने आज सीखने हैं। आज का हमारा पहला कंसेप्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट। पेमेंट, देखिए कल हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, अगर हमने लोन लिया बैंक से तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, कल ये कंसेप्ट पढ़ा। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमने लोन अगर रीपे कर दिया तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है, कैसे डिफरेंट है, वो हमारे कल वाले कंसेप्ट के साथ ये हम आज पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद एक कंसेप्ट है हमारा, छोटा सा कंसेप्ट है रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस, कि रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस ये क्या चीज है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अहम कंसेप्ट है जो हमारा आज का, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट। रजिस्ट्रेशन करवानी है, भाई किसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, पेमेंट या सेटिस्फैक्शन, 2 वर्ड यूज होते हैं, पेमेंट या सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट की, ठीक है। इसमें वर्ड पेमेंट में और सेटिस्फैक्शन में फर्क क्या है? देखिए वर्ड सेटिस्फैक्शन है जनरल, ये कंप्रीहेंसिव वर्ड है। जब एक लोन सेटल होता है, इसमें हो सकता है उसकी रीपेमेंट कर दी हो, मैंने किसी से लोन लिया, उस अमाउंट को पे कर दिया, रीपेमेंट हो गई,
इससे भी लोन सेटिस्फाई हो गया, एडजस्ट हो गया, सेटल हो गया। लेकिन सेटलमेंट का और तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से ये कहा सर मैंने आपको लोन देना है, लेकिन मैंने इस बंदे से पैसे रिसीव करना है। आप ऐसा कीजिए कि मैंने इस बंदे से पैसे रिसीव करने और आपको देने हैं, अमाउंट्स अज्यूम करें सेम है। तो मैं कहता हूं सर मैं दरमियान से निकल जाता हूं, आप आपस में अपनी सेटलमेंट कर लें कि अब ये बंदा डायरेक्ट आपको पेमेंट करेगा। क्या ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, ये जहन में रखिएगा। ये मर्केंटाइल लॉ में भी ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम, ठीक है, कि अगर हमने एक बंदे से पैसे लेने हैं और दूसरे बंदे को पैसे पे करने हैं, क्या हम उन दोनों बंदों को डायरेक्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट। इस सूरत में हम दरमियान से निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है दोनों की रजामंदी हो। अब देखिए इस सिचुएशन में भी मेरा जो डेट था, लोन मैंने, वो एडजस्ट हो गया, वो पे नहीं हुआ लेकिन एडजस्ट हो गया। तो उसके लिए फिर हम वर्ड यूज करते हैं कि लोन सेटिस्फाई हो गया। तो सेटिस्फाई का वर्ड जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका मतलब क्या है, या पेमेंट हो चुकी होगी या पेमेंट के अलावा किसी और तरीके से वो एडजस्ट हो चुका होगा। तो कहता है सेटिस्फैक्शन मींस डेट इज पेड, या पे हो गया या सेटल हो गया। सेटल की एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी। तो अगर एग्जाम में वर्ड यूज करे कि डेट सेटिस्फाई हो गया, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे भाई सेटिस्फैक्शन से क्या मुराद है? सेटिस्फैक्शन से मुराद है उसकी सेटलमेंट हो गई। वो कह रहे हैं हाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, डेट जो सेटिस्फाई हुआ, पे हुआ, ये हो सकता है कि फुल पे हो जाए, हो सकता है पार्शियल पेमेंट्स हो। लोन जो है उनमें कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनमें एग्रीमेंट जो होता है बैंक के साथ, वो कहता है मैं आपको 5 साल के लिए 5 मिलियन दे रहा हूं, आपने 5 साल के बाद मुझे पूरे का पूरा 5 मिलियन वापस करना है। हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन ये हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन ये हो कि आपने हर साल मुझे 1 मिलियन रुपये वापस करना, ठीक है, 5 मिलियन में 5 मिलियन रुपए। यानी पार्शियल रीपेमेंट भी हो सकती है, पार्शियल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है डेट की, और फुल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है एक ही दफा एंड पे। ये डिपेंड करेगा पार्शियल सेटिस्फैक्शन होगी कि नहीं होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट पे, एग्रीमेंट पे। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि जी वो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स रीपे की जाएंगी, तो वो जो डेट की सेटलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, पेमेंट है, वो पार्शियली इसी तरह होगी टर्म्स ऑफ द लोन के मुताबिक। और अगर लिखा है सारी की सारी जिस पीरियड के लिए लोन लिया गया एंड पे पेमेंट होगी, तो इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन हमेशा एंड पे होगी। क्वेश्चन यह है कि उसने हमें यह कंसेप्ट क्यों बताया पार्शियल सेटिस्फैक्शन का? वो कंसेप्ट इसलिए बताया कि वो कह रहा है अगर आपने फुल अमाउंट पे की, उस वक्त तो कंफर्म है कि आप जाके पेमेंट की सेटिस्फैक्शन की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रजिस्ट्रार के पास कि सर हमने पहले लोन लिया था 2 साल पहले, अब हमने उसको पे कर दिया है, अब जो आपके रिकॉर्ड में वो अंडर मॉर्गेज या प्रॉपर्टी उसको रिलीज कर दे। लेकिन अगर पार्शियल पेमेंट हो रही है, क्या पार्शियल पेमेंट के केस में रजिस्ट्रार को हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है इस पेमेंट की, सेटिस्फैक्शन का नोटिस उसके पास भिजवाना है? इसका जवाब है यस, इसमें भी भिजवाना है, लेकिन शर्त वही है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो। तो ये पार्शियल सेटिस्फैक्शन का मतलब समझ आ गया क्या आपको? कि हम इंस्टॉलमेंट में जब किसी लोन की रीपेमेंट करते हैं तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे साथ साथ रजिस्ट्रार को इतला देते रहेंगे। ये तो क्या मीनिंग। अब अहम चीज प्रोसीजर की तरफ आ रहा है। कह रहा है बताइए क्या प्रोसीजर है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट और चार्ज, कि जब कोई चार्ज या डेट जो है वो आपने लिया था पहले, अब उसकी पेमेंट कर दी, या पेमेंट के अलावा किसी और तरीके से उसकी सेटलमेंट हो गई, सेटिस्फैक्शन हो गई, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा? एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, आपने ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है कि वो क्रिएशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। दोनों सूरतों में प्रोसीजर डिफरेंट है। ये ना वो पूछे क्रिएशन वाला हम सेटिस्फैक्शन की बात कर ले, पूछे सेटिस्फैक्शन का हम क्रिएशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ के एक दफा तसल्ली कर ले कि क्या जो मेरे जहन में आ रहा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है। ठीक है, क्योंकि अल्फाज मिलते जुलते होते हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ना इनके, तो जो क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए और सेटिस्फैक्शन के अल्फाज मिलते जुलते हैं, एक आधे लफ्ज का फर्क होता है, सिर्फ पेमेंट का या सेटिस्फैक्शन का वर्ड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा आज वाला कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6।
कहता है प्रोसीजर क्या होगा, मिलता जुलता है उस प्रोसीजर से जो कल पढ़ा था लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। कहता है सबसे पहले 30 दिन के अंदर अंदर, अच्छा कि 30 दिन की, कौन से 30 दिन के अंदर, पेमेंट या सेटिस्फैक्शन सेटलमेंट जो हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जाना। किसके पास जाना है, रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास। अच्छा क्या चीजें लेके जानी है, क्या चीजें सबमिट करवानी है, वो कह रहा है फाइल करना है प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपने उसको जो भी उसका फॉर्म होता है उसको फिल करके साथ में कोई ना कोई एविडेंस के तौर पे जो भी आपने चेक दिया फॉर एग्जांपल उसकी कॉपी लगा देंगे साथ, जिससे रजिस्ट्रार को तसल्ली हो जाएगी। एक उसकी फॉर्मेलिटी है कि आपने पे कर दिया। तसल्ली में भी अभी ना हो, ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन फाइल की है कि सर हमने जो डेट लिया था, चार्ज क्रिएट करवाया था, हमने पे कर दिया है, अब हमारी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दे। आप उसके पास गए हैं। अब जरा रजिस्ट्रार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, रजिस्ट्रार बनके क्या जैसे ही आप एप्लीकेशन लेके आए कि सर ये हमने पेमेंट कर दी है, अब इसको रिलीज कर दें हमारी प्रॉपर्टी को, आपको फौरन प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। भाई किससे वेरीफाई करना चाहिए, भाई बैंक से, कि बताइए क्या आपको वाकई पेमेंट मिल गई है कि नहीं। ये तो नहीं चेक की कॉपी लगा दी बाद में पता चले चेक तो डिसऑनर हो गया था, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए रजिस्ट्रार के पास जब हम जाते हैं ये चीजें लेके, रजिस्ट्रार इमीडिएटली हमें रिलीज नहीं कर देता। इसको कंपेयर कीजिए कल वाली रिक्वायरमेंट के साथ। कल उसने सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा दिया था उसने, कल उसने वेरिफिकेशन नहीं की थी दूसरी पार्टी से। सेटिस्फैक्शन के केस में वो दूसरी पार्टी से वेरिफिकेशन कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जब कभी हम किसी भी लोन लिया, उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाया, पेमेंट कर दी या किसी और तरीके से लोन सेटिस्फाई हो गया, अब क्या करना है हमने, कंपनी ने क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर। ये सारे काम कौन कर रहा है, ये वाले काम ये कंपनी कर रही है, ये ड्यूटी ऑफ कंपनी है ये काम करना, कंपनी ये काम कर रही है। क्या 30 दिन में रजिस्ट्रार के पास पर्टिकुलर्स को सबमिट करवा दिया। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार एक नोटिस सेंड करेगा। भाई नोटिस किसको सेंड करेगा, लेंडर को। क्या नोटिस सेंड करेगा कि भैया हमें इतला मिली है, हमारे पास कंपनी आई है, उन्होंने कहा जी लोन रीपे कर दिया है और हमें कह रहे हैं कि जी मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है उसको रिलीज कर दिया जाए, बताइए आपको कोई एतराज तो नहीं है। और टाइम देता है कि उसने विद इन 14 डेज अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सबमिट करवाना है लेंडर ने। अब इसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रार ने नोटिस सेंड कर दिया लेंडर को, अब क्या होगा, या तो बैंक की तरफ से विद इन 14 डेज कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा या बैंक की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया जाएगा। अगर बैंक की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया जाता तो रजिस्ट्रार क्या अज्यूम करेगा, इतराज है कि नहीं है, वो कहेगा कोई इतराज नहीं है, वो रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, खत्म कहानी। लेकिन अगर कोई इतराज फाइल किया जाता है बैंक की तरफ से, लेंडर की तरफ से, क्या रजिस्ट्रार को फिर भी पेमेंट रजिस्टर कर देनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा भैया आपका बैंक नहीं मान रहा, पहले जाके उसको मनाओ। आप कह रहे हो पेमेंट कर दिया, बैंक कह रहा है मुझे कोई पेमेंट नहीं हुई, आपस में पहले सेटलमेंट करो पेमेंट हुई है कि नहीं हुई, फिर उसके बाद जब किसी नतीजे पे पहुंच जाओ फिर मेरे पास आना, ठीक है। तो क्लियर हुई ये प्रोसेस। इसमें जब कभी पेमेंट हो जाए तो कंपनी की ड्यूटी क्या है, कंपनी की ड्यूटी क्या है, कंपनी की ड्यूटी ये है कि विद इन 30 डेज ऑफ पेमेंट या विद इन 30 डेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्ट्रार को पर्टिकुलर्स फाइल करेगी पेमेंट के, और रजिस्ट्रार क्या करेगा इसके बाद, वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेगा, लेंडर को नोटिस भेजेगा और कितने दिन का टाइम देगा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, 14 डेज का। अगर लेंडर विद इन 14 डेज ऑब्जेक्शन फाइल कर देता है तो फिर वो कंपनी को इतला देगा बोरोर को कि भैया आप आपस में अपनी सेटलमेंट करें, जो भी उसको रिजॉल्व करें इस इशू को। और अगर बैंक की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफाई कर देगा,
प्रोसेस सिंपल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। चलिए इसमें जहन में रखिएगा कंपनी की ड्यूटी क्या है, रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या है। अगर क्वेश्चन में वो सिंपल पूछे कि प्रोसीजर बताओ मुझे सेटिस्फेक्शन का, हम दोनों बताएंगे। और अगर कहे प्रोसीजर बताओ जो फॉलो करना है कंपनी ने और कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है रजिस्ट्रार ने, फिर हम इसी तरह हेडिंग बनाएंगे। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलहदा बताएंगे, ड्यूटीज अलहदा, और रजिस्ट्रार की ड्यूटीज अलहदा बताएंगे। अगर सम टाइम क्वेश्चन में वो ड्यूटीज को अलग-अलग पूछ लेता है कि कंपनी पेमेंट होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, बताइए अब कंपनी की क्या ड्यूटी है और रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी, सॉरी ये हाँ रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी है। कंपनी की ड्यूटी को फिर हमने अलहदा बताना होगा और रजिस्ट्रार की ड्यूटी को। क्लियर होगी बात। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। रजिस्ट्रार इस सिचुएशन में आके कंपनीज एक्ट ने रजिस्ट्रार को एक स्पेशल राइट दिया। ये स्पेशल राइट क्या दिया उसने? अच्छा मुझे बताइए, कल वाले लेक्चर में कंपैरिजन करवा रहा हूं ताकि कल वाला कंसेप्ट भी रिफ्रेश हो जाए और आज का कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब हमने चार्ज क्रिएट करवाया था, लोन लिया था, चार्ज क्रिएट करवाया था, रजिस्ट्रार के पास कौन गया था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? कंपनी या बैंक, दोनों। दूसरे उसमें लैंडर या बोरोअर। तो ड्यूटी किसकी थी? कंपनी की। बोरोअर की। राइट किसका था? यानी अगर बैंक भी चला जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहां अभी तक के प्रोसीजर में मुझे देख के बताइए कि क्या सिर्फ कंपनी जा रही है रजिस्ट्रेशन रिलीज करवाने के लिए या कोई और भी बंदा जा रहा है? जरा कंपनी जा रहा है। यहां पे अब फर्ज कीजिए अगर बैंक चला जाता है, क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम बैंक के लिए ये प्रोविजन बना रहे हैं। उन्होंने इस प्रोविजन को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एक्सप्लेन किया, रजिस्ट्रार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया। क्या कह रहे हैं? कहते हैं अगर रजिस्ट्रार को किसी भी तरीके से ये पता चल जाए, इंफॉर्मेशन मिले, उसको ये साबित कर दिया जाए, उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया जाए और उसकी तसल्ली हो जाए क्या कि लोन रीपे हो गया है या डेट सेटल हो गया है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, तो इस सूरत में रजिस्ट्रार क्या करेगा? क्या वो कंपनी के आए बगैर, कंपनी के अपने पास आए बगैर ये जो मॉर्टगेज या चार्ज है इसको रिलीज कर सकता है? साहब बिल्कुल कर सकता है। ये रजिस्ट्रार को स्पेशल राइट दिया गया। इसको स्पेशल राइट क्यों कहा गया भला? क्योंकि इसमें कंपनी के आए बगैर, बोरोवर के आए बगैर हम उसको राइट दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी को रिलीज कर दो। फिर सुन लें, अगर बोरोवर आके कहता है कि जी पेमेंट, ये डेट जो है पेमेंट कर दी, प्रॉपर्टी को रिलीज करते हैं, फिर तो रजिस्ट्रार की हो जाएगी ड्यूटी कि उसने उसको रिलीज करना। लेकिन अगर कंपनी नहीं आती इसके पास, बोरोवर नहीं आता, क्या स्टिल किसी केस में रजिस्ट्रार अगर चाहे तो प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता है मॉर्टगेज या चार्ज से? और बिल्कुल कर सकता है। किस केस में कर सकता है? वो कहता है विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। ये अहम चीज है, क्योंकि अगर विद इंटीमेशन ऑफ कंपनी होगा तो फिर ये कंसेप्ट बनेगा, फिर ये वाला कंसेप्ट नहीं बनेगा। अगर कंपनी इंटीमेट कर रही है कि पेमेंट हो गई, सेटलमेंट हो गई, रिलीज कर दो, फिर ये वाला कंसेप्ट है, ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर कौन सा है? विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। कह रहा है रजिस्ट्रार सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्ट्रार कैन रजिस्टर सेटिस्फैक्शन या पेमेंट ऑफ डेट। कब? इफ एविडेंस इज शोन, अगर उसको ये एविडेंस दे दिया जाए। क्या दे दिया? कोई भी बंदा, उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन जाहिर है भाई अगर कंपनी नहीं आएगी तो रजिस्ट्रार के पास और कौन आएगा भला? वो बैंक ही आएगा। उन्होंने बैंक का पता नहीं क्यों नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन और किसी बंदे का तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। या तो एक तरफ कंपनी है या एक तरफ बैंक है। वो कहता है अगर उसे एविडेंस शो करवा दिया जाए। क्या एविडेंस शो करवा दिया जाए? कि लोन रीपे हो गया, सेटल हो गया, डेट, क्या एविडेंस उसे दिया जाए? डेट इज पेड, के लोन पे हो गया। यानी अगर बैंक आके उसे कहे सर ये देखे चेक, इसकी पेमेंट हो गई, इस लोन की पेमेंट हो गई, रिलीज कर दे। रजिस्ट्रार कहेगा अच्छा भाई तुम्हें नहीं इतराज,
बैंक को जिसकी फेवर में क्रिएट करवाया था, तो कंपनी को तो इतराज होगा ही नहीं, वो तो वेलकम करेगी, पूछे बगैर रिलीज कर देगा। यहां पे क्रॉस चेक करवा रहा है, यहां पे क्रॉस चेक नहीं करवा रहा, क्योंकि यहां पे वो दूसरी पार्टी का नुकसान हो सकता है, यहां पे दूसरी पार्टी का जिसका नुकसान हो सकता है वो खुद आके कह रही है भाई रिलीज कर दें, डेट पे होगी या प्रॉपर्टी इज रिलीज्ड, या फर्ज कीजिए प्रॉपर्टी बैंक ने रिलीज कर दी, जैसे बैंक आके कहता है भैया पेमेंट नहीं हुई, लेकिन इसकी बजाय मैंने दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया, अब उससे पैसे लेने हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली। तो इस सूरत में बैंक हमारी प्रॉपर्टी को तो रिलीज करता है तो दूसरे बंदे को पकड़ेगा। या तीसरी चीज, प्रॉपर्टी इज नो मोर ऑफ कंपनी। फर्ज कीजिए कंपनी बैंक के पास जाके कहती है सर हम आपको लोन वापस नहीं कर सकते, ऐसा कीजिए जो प्रॉपर्टी थी ना मॉर्गेज करवाइए, आपके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, आप उसको बेच के सेटल कर लें। अब अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दी, बैंक अब रजिस्ट्रार के पास जाएगा, लोन पे नहीं हुआ, ध्यान में रखें, लोन पे नहीं हुआ, क्या अब कंपनी रजिस्ट्रार को रिलीज कर देना चाहिए प्रॉपर्टी को? क्योंकि अब वो कंपनी की रही ही नहीं, जो कंपनी की नहीं रही तो कंपनी के रिकॉर्ड से भी निकल जानी चाहिए ना, जो प्रॉपर्टी कंपनी की है ही नहीं वो कंपनी के रिकॉर्ड में भी शो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए उसने कहा अगर कभी कंपनी से तो इतला ना मिले लेकिन किसी और जरिए से, यानी साइलेंटली क्या कह रहा है, बैंक के जरिए से एविडेंस मिले, इतला मिले रजिस्ट्रार को, क्या कि लोन रीपे हो चुका है या प्रॉपर्टी बैंक ने रिलीज कर दी है या प्रॉपर्टी अब कंपनी की नहीं रहे, ठीक है, तो उस सूरत में रजिस्ट्रार क्या करेगा, प्रॉपर्टी को चार्ज से रिलीज कर देगा। ये स्पेशल राइट। देखिए राइट ऑफ रजिस्ट्रार और ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार में फर्क, दोनों प्रोसीजर फर्क। राइट कब आता है, विदाउट इंटीमेशन के केस में, ड्यूटी कब बनती है, इंटीमेशन के केस में। तो ये दो तीन कंसेप्ट मिलते जुलते हैं, इनमें फर्क रखना है हमने। एक ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। एक लफ्ज ऐड हुआ लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज और कंसेप्ट है। और इसी तरह ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार और राइट ऑफ रजिस्ट्रार, ये दोनों फर्क कंसेप्ट है। क्लियर हुआ इनमें डिफरेंस? चलिए अब आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, आपने सुकून के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 पढ़ लें। नहीं क्यों सोना है, लेक्चर के दौरान नहीं सोए हुए थे क्या? चलिए रीडिंग कर लीजिए।
जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। देखिए, इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर बैंक फर्ज कीजिए कि जाके ये कर कह दे कि मैंने सेटलमेंट करवा दी बैंक, देखिए कंपनी तो फिर तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर कंपनी इतला पहुंचाती है ना रजिस्ट्रार के पास, तो फिर तो ये सिंपल प्रोसीजर फॉलो होगा, फिर वो वाला कंसेप्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर कंपनी जाती है तो फिर रजिस्ट्रार उसको कॉर्पोरेट कंफर्म करवाएगा बैंक से। ये कंसेप्ट तो तब है जब कंपनी नहीं, उसकी बजाय बैंक चला गया, ठीक है। और इसमें भी अगर आप नोट करें, वो ये नहीं कह रहा कि जी जैसे ही मुझे एविडेंस शो करवाया जाए, अब ये नहीं है कि जी बैंक आ गया तो वो फौरी तौर पे कहेगा ठीक है आप आगे फौरी रिलीज कर दे। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो शो करवाएगा, और कह रहा है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी शो करवाना चाहिए उसे, और उससे वो सेटिस्फाइड भी होना, वो सेटिस्फैक्ट्री भी होना चाहिए एविडेंस, ठीक है। तो फिर वो उसके बाद उसको रिलीज करेगा, वरना रिलीज नहीं करेगा। जी, और की क्वेश्चन वन बाय वन। जी, प्रॉपर्टी इज नो मोर ऑफ कंपनी का मतलब है कि प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं। फर्ज कीजिए कंपनी ने बैंक को जाके कहा, अब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन हो गई, अब रजिस्ट्रार उधर अपने ऑफिस में है, कंपनी ने पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की, लोन वापस करना था, नहीं हुए। अब कंपनी बैंक के पास जाके क्या गए कि सर हमने आपसे लोन लिया था 50 मिलियन का, उसके ऊपर हमने 70 मिलियन की प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज क्रिएट करवाया था, अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम वो प्रॉपर्टी जो है वो रिसोर्सेज नहीं है, आपको लोन वापस नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए कि प्रॉपर्टी हम आपके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, आप उसको बेच के तो अपना लोन रखें, जितनी भी अमाउंट है, बाकी पैसे हमें वापस कर दें। ये समझ आ रही है तुझे? अब प्रॉपर्टी अगर बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दी, क्या अब ये प्रॉपर्टी कंपनी की रही? कंपनी की नहीं। बैंक अब जाहिर है प्रॉपर्टी बेचनी है, तो जिस बंदे को बेचेगी वो बंदा चाहेगा कि उसे फ्री प्रॉपर्टी मिले, अंडर मॉर्टगेज ना हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब वो जब बैंक ने ये प्रॉपर्टी सेल करनी होगी, उससे पहले इसको फ्री करवाना जरूरी है, ताकि अगला बायर जो है ना उसको वो उससे तसल्ली हो कि इसके ऊपर कोई मॉर्टगेज वगैरह नहीं है। इस सिचुएशन में देखे क्या अब ये प्रॉपर्टी कंपनी की रही तो बैंक की हो गई। अगर कैश अरेंज हो, हाँ अगर कंपनी कैश अरेंज कर लेती है तो फिर कंपनी बैंक को कैश देगी और कहेगी जाओ भैया हम जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास इसको रिलीज करवाने के लिए, फिर वो अपनी रिलीज करा लेगी प्रॉपर्टी को, फिर ये सिचुएशन आएगी। बेसिक डिफरेंस में रखना है, यहाँ पे कंपनी इंटीमेट कर रही है, यहाँ पे विदाउट इंटीमेशन ऑफ कंपनी है, और कुछ नहीं है इनमें फर्क, मतलब बेसिक कंसेप्ट ये है, बाकी भी सारे प्रोसीजर का डिफरेंस है। जी भाई, नहीं आप लास्ट वाले स्टूडेंट पहले। जी एक मिनट, आप डिस्कशन ना कीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, इनको समझाइए जरा। जी दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। अगर बैंक जो है वो कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता तो रजिस्ट्रार उसको रिलीज कर देगा। बाद में बैंक भागा भागा आएगा, कहेगा ये क्या कर दिया, रजिस्ट्रार कहेगा भाई तेरे कोई इतला भिजवाई थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो मैंने यही समझा कि आपको कोई इतराज नहीं है, इतराज होता तो फाइल कर देते। जी और कोई क्वेश्चन?
नहीं उसका वो फिर कंपनी से जाहिर लोन लेते हैं अगर फ्रॉड। आप असल में जा रहे हैं हम सिंपल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, हम इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड कर ले तो फिर क्या होगा। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे, सिंपल प्रोसीजर को सामने रखिए। आपको इतना पता होना चाहिए क्रिएशन का प्रोसीजर क्या है और रिलीज का प्रोसीजर क्या है, सेटिस्फैक्शन का, सिंपल। जी नहीं, ये 14 डेज स्टार्ट होंगे जब रजिस्ट्रार नोटिस भेजेगा, उस दिन से, उस दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन से। चलिए अब पास पेपर के ये बल्कि एग्जामिनर जो हमारा आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 109 है। Can I explain the procedure described by company year 2017 for registration of payment or satisfaction of mortgage? Registration of mortgage नहीं कह रहा, registration of payment or ये payment or satisfaction का वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि वो कौन सा कंसर्न पूछ रहा है। कौन सा कंसर्न बताएंगे? क्या सिर्फ ड्यूटी ऑफ कंपनी बताएंगे या ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार भी? दोनों बताएंगे। क्या इसी क्वेश्चन के अंदर स्पेशल राइट ऑफ रजिस्ट्रार भी बताएंगे? नहीं बताएंगे जब तक वो क्लियरली पूछता नहीं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द रजिस्ट्रार हैज द पावर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इन द रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब ये किसकी बात कर रहा भला? क्या अब ये प्रोसीजर लिखेंगे? ये गलत होगा, अब हमने ये प्रोसीजर लिखा। क्लियर हो गया फर्क दोनों में? इसके बाद छोटी सी केस स्टडी है, ये भी आई कैप का क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है 110। जो अभी हमने क्वेश्चन किया ये आई कैप का 108 पार्ट बी था। क्वेश्चन 13 मासूम लिमिटेड, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है 110। क्या कह रहा है? ऑन 15 अगस्त 2015 मासूम लिमिटेड रीपेड द शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इट हैड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबी बैंक लिमिटेड अगेंस्ट ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द स्टॉक इन ट्रेड एंड बुक डेट्स ऑफ द कंपनी। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवाया था, उस लोन को रीपे कर दिया। अच्छा आगे क्या कहानी है? कह रहे हैं इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 briefly describe the duties of Masoom Limited and the registrar under the above circumstances। किसकी ड्यूटी बतानी है? दोनों की बतानी है। अच्छा क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा हेडिंग देके ये ड्यूटी ऑफ कंपनी है ये ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार? बिल्कुल, उसने रिक्वायरमेंट में जब दोनों के अलग-अलग पूछे हम आंसर देते हुए भी दोनों को अलग-अलग ही लिखेंगे। पहले हेडिंग लिखेंगे ड्यूटी ऑफ कंपनी और ये पॉइंट लिख देंगे, और फिर ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार ये पॉइंट। जी नहीं, डेट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहे विद इन 30 डेज के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि डेट इज ऑन और बिफोर 15 सितंबर 2015। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये प्रोविजन लिखेंगे विद इन 30 डेज, उसके बाद ब्रैकेट में स्पेसिफिक डेट लिखेंगे क्वेश्चन के रेफरेंस से। जी क्लियर होगी ये चीज? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट है हमारा छोटा सा इस चैप्टर का। वो कह रहा है क्या रजिस्ट्रार के पास तो रिकॉर्ड होगा जो भी मॉर्टगेज या चार्जेस है, कंपनी के अपने पास भी कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, कंपनी के अपने पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कंपनी की जो मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनी उन सब का रिकॉर्ड रखती है, जैसे किसको लोन दिया, किस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की, किस कंपनी के शेयर्स खरीदे, हमारे डायरेक्टर्स कौन से हैं, बड़े शेयर होल्डर्स कौन से हैं, शेयर होल्डर्स की भी सारी डिटेल, हर एक के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखा होता है। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स अलग है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अलग है। उसी तरह कहता है अगर कंपनी ने लोन लिया, मॉर्टगेज या चार्ज वगैरह क्रिएट करवाया, क्या कोई ऐसा रजिस्टर कंपनी को मेंटेन करना चाहिए जिसमें सारा रिकॉर्ड हो कि कंपनी ने किस किस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट करवा के कौन कौन सा लोन लिया हुआ है? क्या ऐसा रिकॉर्ड कंपनी के पास भी होना चाहिए?
अच्छा रजिस्ट्रार तो ऑलरेडी मेंटेन कर रहा है, कह रहे कंपनी के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, कंपनी भी रिकॉर्ड मेंटेन कर। फिर कह रहा है अच्छा ये जो रजिस्टर मेंटेन, इस रजिस्टर को कहते हैं जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, इस रजिस्टर को कहते हैं रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। कहता है ये रजिस्टर कहां रखा जाएगा, हेड ऑफिस में कि ब्रांच ऑफिस में, ना हेड ऑफिस में ना ब्रांच ऑफिस में, ये रखा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस में। नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब हेड ऑफिस है, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। इसीलिए हमने अकाउंटिंग में टर्म यूज होती है हेड ऑफिस, लेकिन लॉ की टर्म्स क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस के टर्म यूज करने हैं। तो ये रजिस्टर कहां रखा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। इस रजिस्टर में क्या कुछ दर्ज होगा, क्या क्या चीजें लिखी होंगी, इसमें लिखा होगा प्रॉपर्टी, मॉर्गेज और चार्ज। उस प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाएगा जिस पे चार्ज क्रिएट किया गया है, जिस पे चार्ज क्रिएट किया गया है, प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है। क्या डेटर्स कोई प्रॉपर्टी है? हाँ, मैंने आपको बताया था लॉ में, अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी का मतलब कुछ और होता है, लॉ में प्रॉपर्टी का मतलब कुछ और है। लॉ में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आपका हर एसेट प्रॉपर्टी कहलाता है। जिस तरह क्रेडिटर काउंटिंग में मतलब कुछ और है, लॉ में क्रेडिटर का मतलब कुछ और है। काउंटिंग में क्रेडिटर का मतलब क्या है, भाई जिस उधार चीजें खरीदे। लॉ में क्रेडिटर का मतलब क्या है, हर वो बंदा जिसको हमने पैसे देने हैं। तो कहता है कोई भी प्रॉपर्टी, पहले आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे चार्ज क्रिएट करवाया, उसका एड्रेस जो भी पर्टिकुलर्स है। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, ये डिटेल लिखेंगे कि जो लोन लिया है आपने, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितने साल का, किस अमाउंट का लोन है, कितने साल के लिए लिया गया है, रीपेमेंट कब करनी है, इंस्टॉलमेंट में करनी है या फुल एक ही वक्त में रीपेमेंट करनी है। यानी हमने उस लोन के सारे पर्टिकुलर्स जो हैं वो भी लिखे हुए हैं, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी के तौर पे क्या प्रॉपर्टी जो है वो रखवाई गई वो भी लिखा हुआ है, और बेनिफिशियरी कौन है इस मॉर्गेज या चार्ज का, यानी किस बैंक की फेवर में हमने ये चार्ज रजिस्टर करवाया है। बेनिफिशियरी तो वही है ना, बैंक। बेनिफिशियरी से क्या मुराद है, बैंक जिसके नाम पे हमने चार्ज क्रिएट करवाया, जिसकी फेवर में चार्ज क्रिएट करवाया गया, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज भी हम, ये तो रजिस्टर में सारा कुछ दर्ज होता है ना, इसके साथ एक और चीज भी रजिस्टर के साथ हम रखते हैं, गैस कर सकते हैं क्या, चलें। इसके साथ एक चीज और होगी, रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज या चार्जेस के साथ। पहले देखिए रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज में पता चल गया आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, भाई जो भी चार्ज क्रिएट करवाया किस प्रॉपर्टी पे करवाया, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ मॉर्गेज या चार्ज क्या है, लोन वगैरह की, किसकी फेवर में क्रिएट करवाया, सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार की तरफ से सर्टिफिकेट, चलें ठीक है ये भी माना जा सकता है। और इंस्ट्रूमेंट जिस पे ये, जिसकी बेस पे ये सारी चीजें क्रिएट हुई, स्टैब्लिश हुई हैं, वो लोन एग्रीमेंट, ठीक है, वो भी इसके साथ, वो इस बेसिकली एविडेंस होगा इस चीज का कि ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू है उसके मुताबिक। और फिर कह रहा है इस रजिस्टर को क्या कोई इंस्पेक्ट कर सकता है, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी क्रेडिटर या मेंबर विदाउट फीस, फीस के बगैर इंस्पेक्ट कर सकता है, फीस दिए बगैर। जब दिल करे जाके आप रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज या चार्ज इंस्पेक्ट कर सकते हैं। भाई क्रेडिटर है, बैंक वाला, वो देखना चाहता है हाँ भाई मेरे चार्ज की एंट्री होगी कि नहीं, उन्होंने की कि नहीं, जाके देख सकता है, कभी भी देख सकता है। क्या क्रेडिटर और मेंबर्स के अलावा कोई और बंदा देख सकता है, बिल्कुल देख, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। एक बैंक जो है, फर्ज कीजिए एक बैंक है, उसने लोन अभी दिया नहीं, अभी लोन देना है, अभी बात चल रही है। बैंक ये देखना चाहता है कि जिस प्रॉपर्टी को मेरे पास ऑफर कर रहे हैं मॉर्गेज के तौर पे, इस पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। बैंक के पास दो ऑप्शन है, देखें, एक रजिस्ट्रार के पास जाके यही इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास में मेंटेन हो रही है, और दूसरी क्या ऑप्शन है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आ जाए, वहां यही इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑफिस में भी मेंटेन हो रही है। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस में जब आके इंस्पेक्ट करना चाहेगा इस रजिस्टर मॉर्गेज चार्जेस को, उसे पेमेंट, फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं, फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी वो क्रेडिटर नहीं है, अभी उसने लोन नहीं दिया,
ठीक है, तो जो तो करंटली मेंबर है या क्रेडिटर है वो बगैर फीस के भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को फी पे करना पड़ेगी वो भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जी यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आपको टाइम दिया जा रहा है 3 मिनट का, इसकी रीडिंग करना है। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। नहीं क्वेश्चन है इनका। बेनिफिशियरी का मतलब है वो बैंक जिसकी फेवर में मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट करवाया गया है, कि जिसको कहा गया है अगर हमने जिस बैंक जिससे लोन लिया है, ठीक है, उसको बेनिफिशियरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमने उससे लोन रीपे नहीं किया तो उस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स उस बैंक को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस मेंटेन करना कंपनी के लिए मैंडेटरी है, लाजमी। और कोई अच्छा जी जी क्वेश्चन? एक मिनट क्वेश्चन पूछ भैया, बिठाया अभी टाइम है यार, अब 15 मिनट पहले ही तैयार होना शुरू हो जाते हैं। क्या है यार, लेक्चर है, इफ्तारी का टाइम थोड़ी है, स्कूल कर लिया जाए। जी मेरे भाई अच्छा चलें ठीक है। जी मेरे भाई क्वेश्चन पूछिए। अगर नहीं वो फ्लोटिंग चार्ज हो या फिक्स चार्ज हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी किस्म का भी चार्ज हो हमने उसकी एंट्री करनी है इसमें। जी और की क्वेश्चन? अगर रजिस्ट्रार इसको इंस्पेक्ट करना चाहे, लॉ इसके ऊपर साइलेंट है, मेरा हाल है उसे फ्री इंस्पेक्ट करवा देंगे, ठीक है, वरना वो कहेगा भाई ऑर्डर दे देगा भाई अपना रजिस्टर लेके मेरे पास आओ, फिर तो जाना पड़ेगा उनको। ठीक है जी और की क्वेश्चन? अच्छा आज हमारी चैप्टर 22 की डिस्कशन थी ना? कब थे? अच्छा कल थी, ठीक है। तो 23 की कब है? वो परसों है। चले ठीक है, तो कल के लेक्चर में पहले हम तकरीबन 20 मिनट एलोकेट करेंगे चैप्टर 21 की डिस्कशन, फिर उसके बाद फ्रेश चैप्टर जो हमारा होगा चैप्टर 24 उसकी तरफ जाएंगे। और याद रखें अभी तक समझ लीजिए जो आपका लॉ चल रहा था वो बेसिक्स थे, इनमें से भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेट होते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल का लॉ था। अब असल में जो टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं लॉ के वो चैप्टर 24 से ऑनवर्ड जो है वो शुरू होंगे। 24, 5, 6, 7 ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें आपने कोशिश करनी है कि छुट्टी ना कीजिए। ठीक है, तो कल हमने पहले चैप्टर 21 की डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद आगे हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे।